चलिए बेसिकली देखो बेसिक चीजें बता दी थी, प्रिंसिपल वगैरह सब छोटा मोटा, ठीक है। अब आज मैं आपको पहली एक्सरसाइज में जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसको रीड कर देता हूँ आपके लिए, आप आंसर बता दो और फिर हम आगे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आराम से पढ़ेंगे कि बेसिक चीज पढ़ के चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। पहली एक्सरसाइज में सब बच्चे आ रहा हूँ, पहले भी हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम आरएस पे आगे करेंगे। पहले एनसीईआरटी देखो 10.1 बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट हमारा हो गया था सर, एग्जाम्पल सेकंड बताना, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर एंड वेक्टर। तो पहला लिखा है बेटा इसमें 5 सेकेंड, बोलिए 5 सेकेंड स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। अच्छा बताना, और किसका है वो भी बता देना, टाइम का है ना। अच्छा सेकेंड नंबर पे दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, स्केलर के वेक्टर, दिस इज आल्सो स्केलर। ये किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का, है ना। अगला है थर्ड, बच्चों बात नहीं, 10 न्यूटन फोर्स का है और ये वेक्टर क्वांटिटी। फोर्थ नंबर पे है 30 किलोमीटर पर आवर, दिस इज स्केलर और वेक्टर, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि स्पीड है, डायरेक्शन नहीं दिया है। अच्छा यहाँ पर अगला है बेटा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, स्केलर क्वांटिटी, किस चीज की यूनिट है ये, डेंसिटी। नेक्स्ट है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो स्केलर है कि वेक्टर ये बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन देखना, कह रखा है कि इन दिस फिगर में आपके लिए बना दे रहा हूं, देख लो। यहाँ बेटा इसका लेंथ 3 हो गया, इन्होंने एक स्केल दे रखा है साफ साइड में कि भैया इसका मतलब 1 यूनिट है, इसका मतलब क्या बोला इन्होंने, 1 यूनिट। ये स्केल कह रहा है कि दो डंडों के बीच में जो हिस्सा है उसको आप 1 यूनिट कह रहे हैं। अब आप इसमें बेटा सिंपल सेंस में बताना कि कौन सा कोलिनियर है, कौन सा इक्वल है और कौन सा को इनिशियल वेक्टर्स हैं। एक भी हो सकता, मतलब 2 पेयर भी हो, मतलब एक पेयर भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा पेयर, या नंबर ऑफ 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसे बंद करो यार, एक सेकंड भाई, यही बात करना है। ये 2 हो गए, और इधर बेटा ऐसे एक वेक्टर दे रखा है, इसमें 3 का बना रखा है, और एक वेक्टर यहां से स्टार्ट कर रखा है, दिस इज आल्सो 2। वेक्टर के नेम देखो, इन्होंने बी वेक्टर ऐसे लिख रखा, ऐसे लिखने की सच में बताओ कोई जरूरत नहीं है। बी वेक्टर आप जैसा है वैसे लिखिए, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर एंड दिस इज डी वेक्टर, और कुछ भी इसमें नहीं दे रखा बेटा। सबसे पहली चीज पूछ रहा है कोलिनियर वेक्टर्स कौन से हैं। पहला पार्ट पूछ रहा है बेटा कोलिनियर कौन कौन से हैं। तो आप कहेंगे सर कोलिनियर का मतलब पैरेलल है ना, तो ए वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर कोलिनियर। पहले हेडिंग डाल दी, ठीक है। सेकंड पे आओ, कह रहा है इक्वल वेक्टर्स, क्या बोल रहा है, इक्वल वेक्टर्स। तो अब आप देखते हैं इक्वल, ऐसे 2 वेक्टर जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। और तीसरा बेटा को इनिशियल वेक्टर्स, बी पॉइंट से स्टार्ट, को इनिशियल वेक्टर्स। तो देखो यहाँ पे बी वेक्टर भी है, सी वेक्टर भी और डी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। बोलो भाई समझ में आया? अब बेटा मैं रीड कर रहा हूँ, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर एंड वेक्टर। आपको बताना है स्केलर है या वेक्टर है, सिर्फ रीड कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 10 kg 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, किसकी यूनिट है ये वैसे?
ये डिस्प्लेसमेंट किसकी यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट। 40 डिग्री स्केलर, 40 वॉट स्केलर, 10 raised to power minus 19 coulombs स्केलर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेक्टर इसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन होता है। अच्छा, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बेटा टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वर्क डन स्केलर, एरिया वेक्टर, वर्क डन क्या होगा? स्केलर, एरिया वेक्टर, एरिया इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। वो गॉस थ्योरम की वजह से तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि गॉस थ्योरम में एरिया वेक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, वो वहां पर कन्वीनियंस के लिए ले लिया जाता है, बट एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात? एरिया इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। चलो बताओ, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी। देखो, जिस भी क्वांटिटी की खुद की डायरेक्शन नहीं होती, वो दूसरे की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है ना, तो उसको भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहते। अगर तुम नोटिस करो तो दो जगह करंट जा रही है ना, तो दोनों को जोड़ देते हैं, सिंपल घटा देते हैं। अगर दो करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन जा रहे तो घटा दिया, एक साइड में तो ऐड कर दिया। हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। तो यानी कि आपका इलेक्ट्रिक करंट जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक फिगर दे रखा है बेटा कि स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ पे लिख सकते हैं, देख लो बेटा, ये एक स्क्वायर है, नाम दे रखा है इसका ए वेक्टर, इसे क्या रखा है इन्होंने? बी वेक्टर, इसे कह दिया सी वेक्टर और इसे कह दिया डी वेक्टर। और अब आपसे कह रहा है कि बताओ इसमें को इनिशियल वेक्टर्स कौन कौन से होंगे? ये स्क्वायर है, ए वेक्टर है, डी वेक्टर, गुड। कह रहा है इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से होंगे? बी वेक्टर है, ए और सी इक्वल होंगे? बी वेक्टर एंड डी वेक्टर इक्वल हुए। अच्छा, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर को क्या बोलोगे? ठीक है। अच्छा, एक और पूछा, कोलिनियर हो बट नॉट इक्वल। ए वेक्टर एंड सी वेक्टर के कोलिनियर हैं बट इक्वल नहीं। ये है बेटा आपका अभी तक का पूरा जो क्वेश्चंस में दे रखे हैं। बस एक क्वेश्चन और रीड कर रहे हैं, फिर आगे की चीज पढ़ा। आंसर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, है ना? कह रहा है ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। बोलो ट्रू और फॉल्स? अरे ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर भाई दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन है तो पैरेलल कोलिनियर। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि अगर ऐसा वर्ड लिख दे कि सर ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर दे रखा है, बोलो दोनों क्या है? आप कहेंगे सर बोथ आर कोलिनियर। समझ में आ रही मेरी बात? नहीं समझे? कोलिनियर तो मतलब पैरेलल, चाहे एक डायरेक्शन में चाहे अपोजिट डायरेक्शन। पहले पूरी मेरी बात समझना, ठीक है? लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसा लिख देता हूं, ध्यान से समझना। बोलो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, यस सर? समझ में आ रही बात? अच्छा, और अगर मैं ये लिखूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फिर ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर होगा? नहीं समझे मेरी बात? अगर ये लिखा हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ, इंप्लाइज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, बोलो क्या मैं ये लिख सकता हूं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, नहीं लिख सकता ना? समझ में आ रहा है? एक साइड से ट्रू है, एक साइड से ट्रू नहीं है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब मैं लिख रहा हूं, उसको बताओ। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इंप्लाइज दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। बोलो भाई, बोलो ये स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई मार दिया, 2 टाइम्स हो सकता है, 3 टाइम्स हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। और अब ये कोलिनियर है। अच्छा चलो उल्टा करते हैं, अगर ये कोलिनियर है तो ये ट्रू होगा,
अगर कोई ये कह दे कि A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर, तो आप इसमें और इसमें क्या दोनों को ट्रू मानेंगे या खाली इसको ट्रू मानेंगे? नीचे वाले को ट्रू मानेंगे। लेकिन अगर ऊपर वाला लिखा है तो A और B कोलिनियर कह सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? क्या आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में ही इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं बेटा। ये तो हमारा ओवरऑल सिंपल सा एक का दुक्का क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल है, चाहे सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, आर ऑलवेज इन इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। बोलो हां यस सर। नहीं सर। अरे भाई ये वेक्टर आपके सामने लिख रहा हूं, ए वेक्टर ये ले, ये बी वेक्टर, बोथ आर कोलिनियर, और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, यानी कि ऑलवेज ट्रू नहीं है। अच्छा, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो कोलिनियर होंगे? तुम लोग क्या अजीब सी बातें कर रहे हो। अरे एक वेक्टर ये ले, एक वेक्टर ये है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, क्या ये कोलिनियर है? टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स कैन बी कोलिनियर आल्सो, कैन नॉट बी कोलिनियर आल्सो। तो हम कहेंगे ऑलवेज बी कोलिनियर, अब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ना। अब कहेंगे टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो कोलिनियर वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, आर इक्वल। एक केस बताओ जिसमें नहीं होंगे। टू वेक्टर्स लो, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी A आएगा और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? A आएगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका भी इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर इक्वल और नॉट। बोला है कि टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज इक्वल, नो, दे कैन बी अपोजिट वेक्टर आल्सो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे समझ में आ गई बात। अब आते बेटा, अगला जो टॉपिक है वो है वेक्टर एडिशन। कौन सा टॉपिक है? हेडिंग डाल दो, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ये बात हमारी फर्स्ट डे को ही हो गई थी कि हम जो भी वेक्टर पढ़ रहे हैं वो कैसा वेक्टर है? फ्री वेक्टर। कहीं भी सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर उठा के रखें तो हमेशा अगर पहला वाला ए वेक्टर है तो दूसरा वाला भी क्या कहा जाए? ए वेक्टर कहा जाए। अब बेटा इसमें अगर सपोज तो हमारे पास ये वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है बी, हमारा मन है इन दोनों को ऐड करें और देखते हैं क्या वेक्टर मिलता है ऐड करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को बेटा यहाँ से उठाएंगे, एक जगह यहाँ पे लिखेंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, तो क्या वेक्टर कहेंगे इसको? ए वेक्टर। जो पहले वाले का टर्मिनल पॉइंट है वहां पर हम दूसरे वाले का इनिशियल पॉइंट रखेंगे और सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर बना देंगे। अरे बोलो समझ आ रही? अब इस सिस्टम का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपको रिजल्टेंट देगा इन दोनों वेक्टर्स का। मतलब ये जो वेक्टर है बेटा, दिस वेक्टर विल गिव यू, समझ में आ रहा है? यानी कभी भी दो ट्राइंगल अगर आप देखो, है ना, कभी भी दो ट्राइंगल अगर आप देखो तो आप नोटिस करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे कि सर अगर मैं इसको फिलहाल के लिए सी वेक्टर कह दूं, अब आपके सामने में कोई भी ट्राइंगल बना दो, कोई भी ट्राइंगल, अब आप ट्राइंगल में ये देखें कि एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां पर इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, मान लेते हैं इस पर है, और एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए जहां टर्मिनल पॉइंट भी कॉमन दिखे, है ना? समझ रही मेरी बात? मान लो यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट कॉमन दिख रहा है, मान लेते हैं, ठीक। इन तीनों को कुछ नाम भी दे देते हैं, जैसे इसको मैंने ए वेक्टर कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया। अब आप कोई भी वेक्टर कहीं भी, बस ये देखो वेक्टर दिखाई दे रहा है, ये भी वेक्टर, ये वाला वेक्टर नहीं दिख रहा है, इसको कहीं भी वेक्टर में बना दीजिए। ये हमने इनिशियल पॉइंट लिया था तो ये वेक्टर बनाऊंगा, बोलो हाँ। अब यहाँ पर इस कंसेप्ट को देखते हुए चलो कि यार अच्छा हम स्टार्ट इनिशियल पॉइंट से चलते हैं और इनिशियल पॉइंट से चलेंगे उस डायरेक्शन में जहां पर हमें जाने के आगे रास्ता हो। देखो ये एरो बता रहा है कि वो गलत रास्ते पे आगे हो, जैसे यहाँ से यहाँ पहुंचे फिर आगे कहाँ जा पाओगे? एक जाओगे ना, इधर जा ही नहीं पाओगे क्योंकि एरो किधर दिखा रहा है? रिवर्स डायरेक्शन। तो आप इधर आओगे, फिर इधर से इधर जाओगे और फिर दिस इज योर रिजल्टेंट। सही है? अगर इस क्वेश्चन में ये हम यही सेम चीज अप्लाई करें तो बेटा क्या ऐड होगा? ए में भी ऐड होगा, पहले क्या होगा? सी में क्या ऐड होगा? बी।
तो सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किसके बराबर है? बोलो समझ में आया नहीं? वेक्टर एडिशन समझ में आया ना? तो वेक्टर, अच्छा वेक्टर एडिशन जो है वो सिंपल अलजेब्रिक लॉ को फॉलो नहीं करता। कोई कहे कि 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन क्या 10 न्यूटन होगा? हर बार कंपल्शन नहीं है। दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो 10 न्यूटन हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो 0 न्यूटन हो जाएगा, 90 डिग्री पे है तो 5√2 न्यूटन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? ये तो आपने पढ़ा है फिजिक्स में सारा कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो करते हैं, वो हमारा अलजेब्रिक एडिशन का लॉ फॉलो नहीं कर रहे। अब हम बात करेंगे, ठीक है सर ऐसे ऐड हो गया, तो इसके लिए आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो मैं डेफिनेशन वगैरह पे नहीं जा रहा हूं, हमें जरूरत भी नहीं है, तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, कभी भी कोई ट्रायंगल दिखे तो आपको किस वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करके रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर मिलेगा, क्या आप ये बता दोगे? अब इसका बेहतरीन यूज देखो, इसका यूज क्या है, इस चीज का यूज बता, ध्यान से देखना। जैसे बेटा यहां पर मैंने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिमेट्री का सिस्टम दिखाई दे रहा है, पूरा एक कट रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये ओरिजिन, कोई भी पॉइंट बेटा यहां पे a ले लेता हूं, मान लेता हूं x1 y1 z। बोलो इसका कोऑर्डिनेट बता दो क्या मुझे? मतलब दिस कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट a, इसको स्मॉल a वेक्टर कहते हैं। प्लीज आप मुझे स्मॉल a वेक्टर बता दीजिए। सीखा कि नहीं सीखा था? x1 i क्या एग्री कर रहे हैं सब? अच्छा ठीक है। अब ऐसे में एक और पॉइंट ले लेता हूं, b पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 ले लेता हूं। यार इसका पोजीशन वेक्टर बता दोगे क्या? हम लोग ये बोलो कितना? एग्री और ओके। कोई तुमसे बोले क्या अब मुझे ना एक ऐसा वेक्टर बताओ जो a इनिशियल पॉइंट हो और b उसका टर्मिनल पॉइंट हो, यानी ab वेक्टर क्या होगा बताओ जरा एक बार। तो ab वेक्टर ये होगा, बोलो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर o a और b ये तीनों एक ट्रायंगल बना रहे हैं और ट्रायंगल में वेक्टर एडिशन का एक लॉ लग सकता है? बोलिए अब कौन से वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करेंगे तो कौन सा मिलेगा वो आपको बताना, ठीक है? इस वेक्टर का नाम बेटा आप OA वेक्टर भी कह सकते हो, बाद में उसको स्मॉल a वेक्टर भी कह सकते हो। इस वाले को आप OB वेक्टर भी कह सकते हो, बाद में स्मॉल b वेक्टर भी कह सकते हो। समझ में आ रहा है? मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं सारी चीजें। तो आप मुझे बताओ पहले कौन सा किस में ऐड होगा? कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल O के फॉर्म में बोलिए पहले, ठीक है? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल OB वेक्टर, बोलिए हाँ ना? अच्छा बच्चों यहां से मैं AB वेक्टर निकालना चाहता था, तो ये OA वेक्टर इधर भेज दो, यू कैन सी OB वेक्टर माइनस, अरे बोलो यस सर। अब इस चीज को कैसे समझोगे? क्या तो बड़ा आसान है। OB वेक्टर क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B। तो कभी भी किसी पॉइंट A से पॉइंट B का वेक्टर निकालना है ना, तो आप पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला कर दीजिए, अपने आप आंसर मिल जाएगा। मतलब सर OB वेक्टर यानी कौन सा वेक्टर? B वेक्टर और A वेक्टर, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो AB वेक्टर मिल जाएगा। इसको बोलते हैं वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स, वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट। अब बेटा खुद सोच, ये B वाले वेक्टर में से A वाला वेक्टर घटाएंगे, तो देखो I J K में सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सिंपल रूल है, I वाले टर्म्स I के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, J वाले J के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, K वाले K के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। सिंपल। तो बताना क्या आएगा यहाँ पे? x2 minus x1 I कैप प्लस y2 minus j कैप प्लस z2 minus z1 a कैप। अब क्या है कि हम हर बार ना ये नहीं बनाते, तो हम बच्चों को कहते हैं कि यार वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स ना, सपोज करो कोई कह रहा है कि ये A पॉइंट है, मेरा क्या है 2 3 minus 4, B पॉइंट एरिया 5 minus 2 6, कह रहा है AB वेक्टर बताओ। तो बच्चों AB वेक्टर बता सकते हो आप यहाँ पे? यस सर। बोलो कितना आएगा? 3 दिस माइनस बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है,
समझ में आ रहा है? क्लियर हुई बात ना? अरे क्लियर हो रहा है कि क्लियर है? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अच्छा, अगर मैं कहूं क्या नहीं नहीं, अब मुझे तो बीए वेक्टर चाहिए। बीए वेक्टर क्या होगा बताओ? दिस माइनस दिस करोगे कितना आएगा? -3 i कैप प्लस 5 j कैप। और तुम अगर बस खाली थोड़ा सा सोच लो ना तो आपको समझ आएगा सर ये जो हमने निकाला है ये कुछ और नहीं है, इसका क्या है? माइनस है, अपोजिट। यानी बीए वेक्टर कुछ और नहीं होता बेटा, माइनस। ये सब हमें पहले से पता था कि ठीक है बीए वेक्टर इज माइनस ए बी वेक्टर, अपोजिट वेक्टर करते हैं। बोलो समझ में आ रही बात है? ओके, तो यहाँ पे काम की क्या चीज है? वेक्टर एडिशन में जो ट्रायंगल वाला लॉ है उसमें काम की चीज बच्चों क्या है कि सर मुझे ना ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है तो उसको जोड़ने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर 2 पॉइंट जो है या ये जो ट्रायंगल का लॉ है वो पता होना चाहिए, किसको क्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, जैसे ये वाली बात थी हमारी। इसके बाद एक हेडिंग डाल लेना और ये लिख लेना वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ये पॉइंट और ये पॉइंट बनाया, ये निकाले, ये ट्रायंगल में लॉ लगाया, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का, और ए भी निकाल लिया। और आगे के लिए ये याद रख लिया कि यार 2 पॉइंट को जब भी जोड़ के कोई वेक्टर बना रहे हैं तो दैट वेक्टर शुड बी बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट एंड रिस्पेक्टिवली का आई कैप जे कैप और के कैप लगा देना। बोलो समझ में आ रहा है? इतना मसाला काम का है, प्लीज नोट डाउन करिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो वेक्टर एडिशन सीखा अभी आपने, वेक्टर एडिशन सीखा। अब वेक्टर सबट्रैक्शन देखो कि भाई सबट्रैक्शन कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर। देखो वेक्टर का कायदे में अगर देखा जाए तो सबट्रैक्शन होता ही नहीं है। वेक्टर मेथड से जो लॉ है उसके हिसाब से आप सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम रिवर्स एडिशन कर सकते हैं, वो अपने आप सबट्रैक्शन का एक तरह से फॉर्म बन जाएगा। जैसे ये ध्यान से देखो, कैन आई से दिस एज माइनस बी वेक्टर, बोलो माइनस। अब बेटा मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर दूंगा, सही है? जरा देखना क्या आएगा सीन। यहां ए वेक्टर लिख रहा हूं विद सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड दिस इज योर व्हाट माइनस बी वेक्टर। तो इसका जो सिस्टम है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आपको क्या देगा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। और अगली लाइन में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस। सिंपल सेंस में बात करेंगे अगर डेटा आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में दे रखा है तो आई वाला टर्म आई के साथ सब्ट्रैक्ट होता है, ऐड होता है, ऐसे जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। ये वाली बात समझ में आ रही है? अब कुछ रूल्स रेगुलेशन है वेक्टर एडिशन के हैं, सब्ट्रैक्शन का तो कुछ है ही नहीं। वेक्टर एडिशन के 2 रूल, कौन कौन से? लिखने की जरूरत नहीं, खाली दिमाग में रख लेना। एक होता है कम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें ये सेम आता है कि नहीं? और दूसरा है कि अगर हम ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो एट टाइम तो आप 2 को ऐड करोगे, तो हम ए और बी को एसोसिएट कर लेते हैं, उसके बाद उसमें सी वेक्टर ऐड करते हैं, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी और सी को पहले एसोसिएट कर लेते हैं और उसके बाद ए वेक्टर ऐड करते हैं, दोनों सेम रहेंगे। तो वेक्टर एडिशन जो है एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। उसके बाद एक होता है ना कि भाई इसका वेक्टर में क्या ऐड करें कि हमारा जो है 0 मिल जाए, तो जिसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या वर्ड यूज करते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वर्ड देखना जरा क्या होता है यार। ए वेक्टर में अगर आप 0 वेक्टर ऐड करते हो या 0 वेक्टर में ए वेक्टर ऐड करते हो तो ए वेक्टर ही मिलता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तुमने वैसे ये पढ़ना चाहिए था फंक्शन के अंदर हमको, है ना? इसको हमें किसमें पढ़ना चाहिए था? फंक्शन के अंदर। उसमें एक चैप्टर होता था बाइनरी ऑपरेशन, जो सिलेबस से हटा दिया गया, उसमें बहुत बढ़िया सिस्टम से समझा रखा है। लेकिन अगर तुमको मैं मैट्रिक्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो कैपिटल ए आई इज इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए होता है कि नहीं होता है? इसीलिए बेटा इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी बताता है। तो वैसे 0 वेक्टर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर और एनी वेक्टर। 0 वेक्टर इज व्हाट?
आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद होता है कि भाई एडिटिव इनवर्स क्या है, ठीक है? तो जरा देखो, ये एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, ए वेक्टर में ऐसा क्या जोड़े कि वो आइडेंटिटी वेक्टर बन जाए? तो देखो माइनस ए जोड़ो, तो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे? एडिटिव इनवर्स। ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए वेक्टर। समझ आ रहा है? ये चार छोटे छोटे लॉ हैं, ऐसे हैं भी नहीं कि आपको इसको याद रखना है, सिंपल दिमाग में रखना है। अब एक छोटी सी बात और कि सर ये से ए वेक्टर है हमारे पास, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा? अरे भैया 2a वेक्टर मिल जाएगा, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। अगर सर मैं इसमें हाफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? अरे आधा हो जाएगा, बट डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये a वेक्टर जो है, ये जो 2a वेक्टर है या फिर ये जो हाफ a वेक्टर है, ये सब के सब पैरेलल हैं? मैं कह सकता हूं, और यू कैन से कोलिनियर है। तो अगर मुझे कभी भी दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना हो तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है। कभी भी दो वेक्टर का दिखाना है आपको पैरेलल, तो बेटा ये दिखाना होता है उसमें कि यार ए वेक्टर जो है दिस इज समथिंग टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, ए एंड बी आर क्या हो जाएंगे? पैरेलल। तो एक नोट करके इस बात को लिख लो। अगर -2 से मल्टीप्लाई करें डायरेक्शन चेंज, मैं कह रहा हूं -2 से कर लो, डायरेक्शन चेंज और डबल हो जाएगा, लेकिन रहेगा वो पैरेलल अभी। समझ में आ रहा है? लिखो, नोट में लिखिए। मैं कह रहा हूं लाइक हो अनलाइक हो, मेरा रहेगा पैरेलल। तो पैरेलल से मतलब है ना, कोलिनियर से मतलब है, ठीक है? लिखिए लैम्डा ए वेक्टर is always a parallel vector of a vector. Lambda a vector is always a parallel vector of a vector where lambda is any scalar. Where lambda is any scalar. यहां तक बात समझ आ रहा है? देख लो, ठीक है? इसके बाद बेटा जो मैं समझाने जा रहा हूं उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना। हो सकता है कि ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा ना हिसाब किताब उतना बना पाऊँ, क्योंकि उनको दिखाना मुझे एक्स वाई जेड एक्स है, और यहाँ पे प्रैक्टिकली बनाना मेरे लिए पॉसिबल अभी नहीं। अब आप इसको ऐसे समझना कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है? प्लीज इधर देखिए बेटा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कल बताया था शायद एक बात कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है ना? ए डिस्टेंस चल लो, बी डिस्टेंस चल लो, सी डिस्टेंस चलो, यहाँ आ गए। यहाँ से अगर परपेंडिकुलर एक्स पे ड्रॉ करते थे तो पॉइंट क्या मिलता था? ये सब बातें होती थी ना। अच्छा, अब जो मेन बात है जिस पे डिस्कशन चलेगा, ठीक है सर, ये बताओ कि अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये देखिए कोई भी हम पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये P पॉइंट लेना, ठीक है? तो ये A, B, C क्या कहलाता है? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, ये P पॉइंट का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? अगर मैं देखो यही ABC आपने बोला, मैं समझ गया। अच्छा, तो A डिस्टेंस ट्रेवल करना है x एक्सिस के डायरेक्शन में, B डिस्टेंस ट्रेवल करना है y एक्सिस के डायरेक्शन में, और C डिस्टेंस ट्रेवल करना है z एक्सिस के डायरेक्शन में। बोलो, क्लियर हो रही बात? अच्छा, इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। तो 3 टर्म्स हमें पढ़ने, एक बार ध्यान से देख लो। एक हमें पढ़ना है डायरेक्शन रेशियोज, दूसरा पढ़ना है डायरेक्शन एंगल्स, और तीसरा पढ़ना है बेटा डायरेक्शन कोसाइंस। 3 चीजें क्या होती हैं वो पता चल जाए किसी भी वेक्टर की। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? सुनो, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में भी रख दूं तो तुम टेंशन लेना। बोलो, ओपी वेक्टर क्या आएगा? आप कहेंगे सर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप। बोलो बेटा, अगर कोई पूछे ना कि यार डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऑफ ओपी, तो बेटा डायरेक्शन रेशियो जब भी लिखना है तो उसको एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं?
ये कौन सा ब्रैकेट? स्मॉल ब्रैकेट। ये कौन सा? स्क्वायर ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट? इसको बोलते हैं एंगल की तरफ से दिखता है ना, इसलिए इस ब्रैकेट को बोलते हैं एंगुलर। तो जब भी आपको डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल्स या डायरेक्शन कोसाइन दिखाने हैं तो आप एंगुलर ब्रैकेट में रखेंगे लाइक दिस। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओबी वेक्टर आर। बेटा कौन सी चीजें यहाँ पे डायरेक्शन बता रही है? आपने तो दो सेट है, काम है लो ए कॉमा बी कॉमा सी। सर इसको हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, या इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन नंबर्स, या हम इसी को बोलते हैं डायरेक्शन नंबर्स, डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स। समझ में आ रही बात? अब आप कहेंगे सर ठीक है डायरेक्शन रेशियो तक तो समझ में आती बात। अब क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कि सर ये पॉइंट है a, b, c। यहां से अगर मैंने एक वेक्टर बनाया, कहां से? ओरिजिन से ये वेक्टर बनाया, तो ये ना हवा में एक एंगल बना रहा होगा। अगर मैं तुम्हारे सामने रखूं तो ये वेक्टर होगा, अगर आप इसको समझे x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो मैं अगर आपके सामने रखूं कि यार ऐसा बना रहा हूं, आप देखना ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो ये हो गया y एक्सिस अकॉर्डिंग टू दिस क्या नाम है जो यहाँ पे सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बना। ये कौन सा एक्सिस बेटा? z मान लो। और ये कौन सा? और ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? एग्री कर लो। यहाँ पर अगर मैं कोई भी मतलब वेक्टर रख रहा हूँ, ऐसे इसे देखो ध्यान से, ये वेक्टर है, ठीक है? स्पेस में कोई पॉइंट ले लिया, ये वेक्टर है। अब पता है तुम देख पाओगे, समझ पाओगे कि नहीं पाओगे, देखो जरा ध्यान से, ठीक है? ये जो वेक्टर है इसको मैं ओपी वेक्टर कहूंगा, बोलो भाई सही है? ये वेक्टर बेटा एक एंगल हवा में बना रहा है एक्स एक्सिस से। इस एंगल को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा। ठीक है? ये y एक्सिस से हवा में एक एंगल बना रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। और ये z एक्सिस से भी हवा में एक एंगल बना रहा है, बोलो माया, इसको हम कहते हैं गामा। तो कोई बोले कि यार डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं, तो आप समझ के डायरेक्शन एंगल्स आर व्हाट। अगर बोले कोई किया डायरेक्शन एंगल्स ऑफ ओपी वेक्टर आर, तो लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में ही ये होता है अल्फा बीटा गामा। क्योंकि मैं 3D में दिखा रहा था तो आपको तीनों एंगल छोटे छोटे नजर आए होंगे, लेकिन यहां पर देखना ये बड़ा अजीब सा लगेगा, जबकि ये क्या था? एक्यूट एंगल दिख रहा था, बोलो आया ना, है कि नहीं? ये अल्फा, ये कौन सा एंगल बेटा? बीटा। और ये कौन सा एंगल? गामा। बोलो आया, ठीक है? इनको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अब असली चीज पे आइए, फिर अब मैं बेसिक चीज छोड़ चुका हूं, मेन चीज पे आना है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। डायरेक्शन कोसाइंस बेटा क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी वेक्टर आर, अरे जो जो एंगल आए हैं ना उनके कॉस, कोसाइन ही तो कॉस होता है, तो ये हो गया कॉस अल्फा। अब असली बात है कॉस बीटा किसके बराबर होगा, कॉस गामा किसके बराबर होगा, या कॉस अल्फा किसके बराबर होगा, वो देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करता हूं समझाने की, अगर नहीं समझ पाए तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस हो जाएगा बेटा? z एक्सिस। अरे बोलो हाँ। अच्छा, अब आप इसे एज ओपी वेक्टर मान के चल रहे हैं, बोलो। ये ओपी वेक्टर अगर आप फ्रंट व्यू देखें तो आपको ऐसा दिखाई देगा, बोलिए, है ना? और जहां पे मेरी उंगली दिखाई दे रही है ये इसका टॉप पॉइंट है, जिसको आप क्या कह रहे हो? a, b, c। बोलो हाँ ना? अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं x एक्सिस पे, बोलो यार ये कौन से पॉइंट पे आएगा? और फिलहाल ये जो एंगल हवा में बन रहा था, ये हवा में जो एंगल बन रहा था, अब आपको हवा पे ना बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बोलो हाँ। ये एंगल कितना है? अच्छा, इस OP का मैग्नीट्यूड तो बता ही सकते हो आप, बोलो। तो रट गया, कल पढ़ा दिया था, है नहीं? बताओ। अच्छा फिर यहाँ से cos अल्फा बता देंगे। बेस कितना है? हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस कितना है? भाई इसकी लेंथ, ओपी की लेंथ, तो ये बेसिक यहाँ स्पेस है क्या? थोड़ा सा देखते हैं। ये बेटा आता है a/√a² + b²+c²। समझ आ रहा है? अगर ये सेम चीज मैं y एक्सिस पे रखूं तो आप y एक्सिस पे भी देखोगे तो यहां से परपेंडिकुलर अगर y पे ड्रॉ करोगे तो ये कौन सा पॉइंट आएगा? अरे 0, b, 0। और ये एंगल कितना होगा? बीटा। बोलो सही है? और बताओ cos बीटा कितना?
b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देख लो ये अगर हमारे पास सिस्टम होता 3D का तो मैं आपको अच्छे से समझाता, बस क्या आप इमेजिन करके समझ गए कि सर इस पर भी यही आएगा? समझ में आगे बात बेटा। इन जनरल cos अल्फा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं L से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। स्टैंडर्ड मतलब cos अल्फा किसके बराबर होता है? L के बराबर। cos बीटा बेटा किसके बराबर होता है? M के। और cos गामा किसके बराबर होता है? N। समझ में आ रहा है? बहुत बेहतरीन चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। अच्छा ठीक है सर, तो यानी कि डायरेक्शन कोसाइन में L M N भी कह सकता हूं और बाद में उनकी वैल्यू रख सकता हूं। आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बेहतरीन चीज सीखोगे कि सर अगर मैं cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये पढ़ा है तुम्हारे सामने, स्क्वायर करके ऐड करके देख लो। बोलो कितना आएगा पहला वाला? a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ऐड कर दिया। b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और यहां पे c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलो सही है? एलसीएम कितना? और फाइनल आंसर कितना? आंसर कितनी बेहतरीन चीज मिल गई कि सर ये हमें डायरेक्शन को साइंस में एक रिलेशन मिल गया कि यार cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा कितना होता है? ये है हमारा मेन रिलेशन जो हमें चाहिए था। मतलब अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक वेक्टर है, क्या है? एक वेक्टर है, वो वेक्टर x एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, y एक्सिस से 135 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बताओ वो z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा? यानी क्वेश्चन में आपको अल्फा दे रखा है कितना? 60 डिग्री, बीटा कितना दे रखा है? 135 डिग्री और गामा आपसे पूछ रहा है। तो हमने मान लिया कि लेट गामा बी द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द z एक्सिस। अब इसमें रख दिया cos स्क्वायर 60, बोलो वैल्यू रख दोगे? cos स्क्वायर 135। अब 135 तो आपको आता नहीं, तो आप कहते हैं 180 माइनस 135, अरे आता है ना? अच्छा, और cos गामा फिर वहां से निकाल लेंगे। cos गामा कहीं से cos स्क्वायर गामा निकलेगा ना पहले, तो cos गामा की दो वैल्यू निकलेगी, एक प्लस की और एक माइनस की। दोनों वैल्यू पॉसिबल है, ध्यान रखना। तो आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा वाला लेना है? ठीक है, आप जब cos गामा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप हमेशा एक्यूट वाला लेंगे अगर आपको आंसर के फॉर्म में देना है। ठीक है, हाँ दोनों आंसर पॉसिबल है, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं पहले से। एग्जाम में जब आपको आएगा तो आप केवल एक्यूट वाला निकालिएगा, अदरवाइज आप दोनों आंसर दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये वाली वैल्यू सर हमें याद हो गई, इसके ऊपर बेस्ड क्या क्या पूछ सकता है? दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, सुन लो। इस फॉर्मूले को पहला क्वेश्चन क्या भाई, इतना एंगल बना रहा है x एक्सिस से, इतना बना रहा है y एक्सिस से, z एक्सिस से कितना बनाएगा? या कह देगा इतना इतना y और z से बना रहा है तो x से कितना बनाएगा, x और z से बना रहा है तो y से कितना बनाएगा? समझ में आ रही बात? यू हैव टू यूज दिस फार्मूला एंड गेट द आंसर। कर लोगे इसको? यस सर। अब और दूसरी बात कि सर एक जगह ना ऐसे पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा plus sin square gamma where alpha beta gamma are the angle made by a vector with the x axis y axis and z axis respectively। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू नहीं जानते लेकिन इसकी तो जानते हो। अब क्या आप इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो? आपने एक सेकंड काम लो, देखो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, तो 1 1 1 कितना हो गया 3, और यहाँ माइनस कॉमन ले लो, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा, बोलो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो बहुत आसान, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन है जो पूछा गया है बेटा, यहाँ पे लिख देगा cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा plus cos 2 gamma. We need to find this value where alpha beta gamma are the angle made by the vector with the x axis y axis and z axis। बताओ इसकी क्या वैल्यू है? क्या आप इसको इस फॉर्म में रख सकते हैं? आप कहेंगे ना, देखो ना, दिस इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। तो बेटा ये 2 2 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे कितना बचेगा cos स्क्वायर अल्फा और माइनस कितना 3, तो 2 into 1 बोलो कितना हो गया ये? -1। फाइनल आंसर आसान है भाई, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब आप जो मैं सिखाने जा रहा हूं उस पे कंसंट्रेट करना
कितने लोग इस बात के लिए एग्री कर गए बिल्कुल अच्छे से कि सर अगर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कहीं पे हो तो ये 1 होगा? एग्री कर रहे हो? अच्छा, कितने लोग इस बात पे भी एग्री करेंगे सर कि अगर अंडर रूट हो ना तब भी 1 होगा? बोलो। तो आपके सामने एक मैं लिख रहा हूँ वेक्टर, उस वेक्टर का आप मुझे बताइएगा आइडेंटिफिकेशन कि वो कैसा वेक्टर है। जैसे बेटा ये लिख रहा हूँ, बोलो बोलो कैसा वेक्टर है? दिस इज अ यूनिट वेक्टर। बोलो अरे क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? समझ रहे मेरी बात? अच्छा, तो इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? बोलो ये कैसा वेक्टर है? लेकिन कुछ बातें बतानी पड़ेंगी ना सामने वाले को कि सर दिस इज ऑलवेज अ यूनिट वेक्टर इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय दिस वेक्टर A with the x axis y axis and z axis। बोलो हाँ या ना? यानी एक बेहतरीन चीज मिल गई आपको, एक तो ये और एक ये। एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस, एनी यूनिट वेक्टर मतलब एक की बात नहीं हो रही है, जितने दुनिया भर के स्पेस में यूनिट वेक्टर होंगे ना सबका ये आपको डायरेक्ट एक रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो एक नोट करके हेडिंग डालो पहले, ये तो सारा कहानी लिखना जो मैंने बोला है, पहले हेडिंग वाला काम पहले कर लो, बाद में लिख लेना, उसको लास्ट में जगह छोड़ देना, उसके बाद नोट लिख लीजिए। नोट लिखिए एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस is a vector is equal to cos alpha I cap plus cos beta j cap and cos gamma k cap। सही है? where alpha comma beta and gamma are the unit vectors, alpha comma beta and gamma are the unit vectors, बोलो sorry, alpha comma beta comma gamma are the angles, not unit vectors, are the angles made by the x axis comma the y axis and the z axis respectively, x axis comma y axis and z axis respectively। लिख लिया? Yes sir। बात समझ में आ गई आपके? अब जितना बेटा यहाँ पे काम का पोर्शन है, कोई भी वेक्टर लिख दो, बोलो डायरेक्शन रेशियो बता दोगे? Yes sir। जैसे आपके सामने एक वेक्टर लिख रहा हूँ 3i cap plus 2j cap plus 4k cap, बोलो डायरेक्शन रेशियो 2,4। अगर मैं पूछूं कि डायरेक्शन को साइंस बताओ, क्योंकि ना लिखने का तो सीक्वेंस ये होता है, लेकिन सही बताऊं तो निकालने का सीक्वेंस पहले ये निकालो फिर ये निकालो, बाद में जरूरत पड़ती तो फिर इसको निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइन कितना होगा पता है? 3 अपॉन अंडर रूट कितना 29 आएगा ना, 29 आएगा ना, 3 अपॉन रूट 29 कॉमा 2 अपॉन रूट 29 कॉमा 4 अपॉन रूट 29। अब सोचिए डायरेक्शन एंगल्स निकालो, तो भाई cos अल्फा कितना निकला था? 3 अपॉन रूट 29। अब अल्फा कितना होगा? cos इनवर्स 3 अपॉन रूट 29। मैं पूछूं कि बीटा कितना निकलेगा? cos इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 29। cos गामा कितना, सॉरी गामा कितना निकलेगा? cos इनवर्स 4 अपॉन अंडर रूट। समझ में आ रहा है? कोई भी वेक्टर दे रखा है, आप ये तीनों चीजें निकाल लेंगे। बोलो इसमें कोई भी दो वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा की, आप तीसरी वैल्यू निकाल लेंगे। ये दो जो इसके फॉर्म में चेंज किए जा सकते हैं, जैसे sin स्क्वायर वाला था और ये cos 2 वाला cos 2 अल्फा वाला था, ये भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ रही बात? उसके बाद बेटा ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं? एनी यूनिट वेक्टर इन स्पेस। और कोई भी वेक्टर दे रखा है तो हम सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको जरा लिख लो जितना काम का है, बाकी फिर डिस्कस करते हैं। जल्दी करो। ठीक है, फिर तो टाइम हो गया, तो फिर मैं इसको यहीं पर पॉज करता हूँ। अब इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर बेटा 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। बढ़िया, ठीक है? कि तुम यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में बताओ खाली, तुम यूनिट वेक्टर वाई जेड प्लेन में बताओ खाली। स्पेस के लिए तो ये फिक्स हो गया, कभी भी लिखना है स्पेस में तो ये लिखना है। लेकिन अगर एक्स वाई प्लेन में पूछता है, वाई जेड प्लेन में पूछता है, हम उसके लिए डिस्कशन करेंगे कल। ठीक है?
चलो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, ठीक है।